अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम जैसा कि 2016 का यूएचएस का पेपर डिस्कस कर रहे थे तो बायोलॉजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, सो दे आर नोन एज। तो वायरसेस के बारे में एक बात आपको पता है कि वायरसेस जो हैं ये सबसे छोटे पार्टिकल कंसिडर किए जाते हैं। ऑल्दो इनसे छोटे वायरॉइड्स और प्रियॉन्स भी आ गए हैं, बट वायरस फिर भी स्मॉल पार्टिकल कंसिडर किए जाते हैं। हर वायरस के पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है यानी डीएनए होगा, ठीक है, या आरएनए होगा, और उसके अराउंड कवरिंग होती है जो प्रोटीन की बनी होती है जिसे आप कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। ये डिफरेंट शेप की हो सकती है, सो दिस इज़ नोन एज कैप्सिड। हर वायरस के पास ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं। कुछ वायरसेस के पास इसके अलावा एक और एक्सटर्नल कवरिंग होती है जिसे एनवेलप कहते हैं। वायरसेस के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि वायरस जब सेल के अंदर जाता है तो जिंदा हो जाता है और सेल के बाहर आता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। इसी वजह से इसे लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो है बॉर्डर लाइन पे कंसिडर किया जाता है। अब इन्होंने कहा है कि वायरस चूँकि अपना जो नंबर बढ़ा सकता है, अपनी जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कर सकता है, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे। तो पहली बात तो ये डिपेंडेंट है किस पर, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो ये पैरासाइट कहलाएगा। अब पैरासाइट की यहाँ पे टाइप्स दी हुई हैं। एक्टोपैरासाइट वो होता है जो बॉडी के बाहर से अपनी फूड लेता है और नुकसान पहुँचाता है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो या लीच बॉडी के अंदर नहीं जाता, बॉडी के बाहर से ही नुकसान पहुँचाता है। एंडोपैरासाइट वो है जो बॉडी के अंदर जाता है। तो मॉस्किटो जो चीज़ इंजेक्ट करता है वो है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम अंदर जाके नुकसान पहुँचाता है, तो वो एंडोपैरासाइट है। अच्छा, दो टर्म्स और इस्तेमाल होती हैं, एक है ऑब्लिगेट और एक है फैकल्टेटिव। अगर एक पैरासाइट ऐसा है जो कम्प्लीटली अपने होस्ट पर डिपेंडेंट हो, यानी अगर होस्ट मर जाए तो वो भी मर जाए, पैरासाइट भी मर जाए, ऐसा पैरासाइट कहलाता है ऑब्लिगेट या ऑब्लिगेटिव। और अगर एक ऐसा पैरासाइट है जो अपने होस्ट पर पार्शियली डिपेंडेंट है, यानी जब तक होस्ट सर्वाइव कर रहा है तब तक भी सर्वाइव करेगा और जब होस्ट मर जाएगा उसके बाद भी सर्वाइव करेगा, तो ऐसा पैरासाइट कहलाता है फैकल्टेटिव। तो वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करता है या रिप्रोड्यूस करता है किसके अंदर, अपने होस्ट के अंदर, तो ये कहलाएगा ऑब्लिगेटिव। और ये चूंकि सेल के अंदर जाके काम करता है तो ये इंट्रासेलुलर है, यानी सेल के अंदर जाके अपना नंबर बढ़ाने वाला पैरासाइट। ना मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल, मोटाइल का मतलब मूव करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया के सेल में वो क्या चीज़ है जो कि उन्हें मूव करने के काबिल बनाती है। तो बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं होते, ठीक है, बैक्टीरिया के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बट ये अकेले जो है सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, बल्कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फ्लैजेला जो है ये इसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। तो ये फ्लैजेला वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हेल्प करता है। ये अगर एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसके सेल से निकल रहा होता है, दिस इज़ नोन एज फ्लैजेला, और इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का सेल है वो मूव करता है। इसके अलावा ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम पाइली है, या इसे पेलाई भी पढ़ते हैं कुछ लोग, ये कुछ हॉलो ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स किस काम आती हैं, एक बैक्टीरिया के दूसरे बैक्टीरिया को गिफ्ट देने के काम आती हैं ये ट्यूब। वो गिफ्ट क्या होता है, तो आपको पता है बैक्टीरिया के पास एक तो इसका अपना डीएनए होता है, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिडिया। हर बैक्टीरिया के पास नहीं होता। तो बैक्टीरिया जो है ये बड़े जनरस होते हैं, ठीक है, बहुत सखी होते हैं। तो ये वाला बैक्टीरिया इस ट्यूब की मदद से, ये दोनों बैक्टीरिया अपने ट्यूब को मिलाएंगे और इस ट्यूब की मदद से ये प्लाज्मिड जो है ये शेयर हो जाएगा और ये इसके पास भी आ जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये वाली ख़ास टाइप जो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ये वाली ख़ास टाइप कहलाती है कॉन्जुगेशन। और ये जो पाइली है या जो पिलाए है ये हेल्प करती हैं कॉन्जुगेशन के अंदर, इसी वजह से इन्हें कॉन्जुगेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है। सीलिया जो है ये पाए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक पैरामीशियम आपने देखा है जो जूते की तरह का होता है, तो उसके अंदर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया, जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर। ओके, डैश इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अगर आपको ये ना भी पता हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि इन्वेजिनेशन जो होती है सेल मेम्ब्रेन की उससे क्या कहते हैं, तो आप जो है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए, पहली बात, न्यूक्लियोइड जो है ये कहते हैं न्यूक्लियर मटेरियल को, डीएनए या आरएनए को कहते हैं या क्रोमोसोम को कहते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिम्ब्रियाए कहाँ होते हैं, आपने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो ओवरी से ओवरी के बाहर एक ट्यूब होती है जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब है।
फैलोपियन ट्यूब का जो अगला एंड होता है वो फिंगर लाइक इस तरह की प्रोजेक्शंस बनती हैं जो कि ओवरी को चारों तरफ से घेर लेती हैं, ये कहलाते हैं फिम्ब्रियाई। ठीक है, तो इसका ताल्लुक सेल मेम्ब्रेन से नहीं है। उसके बाद आता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर बैक्टीरिया जो है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, देखिए नॉर्मली जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये बैक्टीरिया का सेल है, ये इसका डीएनए है। ये बैक्टीरिया पहले अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, तो ये 2 कॉपीज़ हो गई और फिर ये बीच में से टूट जाता है। दिस इज़ नोन एज फिजन। ठीक है, ये नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया इस तरह से अपना नंबर बढ़ाता है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर यही बैक्टीरिया क्या करता है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो ये अपने पूरे साइटोप्लाज्म को जमा करता है एक छोटे से एरिया में। इस एरिया के अंदर इसने साइटोप्लाज्म जमा किया और इसके ऊपर चढ़ाता है ये कवरिंग्स, वॉल्स बनाता है इसके ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंट वॉल्स बनाता है और अब ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया स्पोर के अंदर और ये कहलाता है एंडोस्पोर। ये बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो जब आपने तीनों को रूल आउट कर दिया तो आपके पास एक ही बच गया और वो है मीजोजोम। अगर आपने बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर देखा हो, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, बैक्टीरिया के सेल का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो ये सेल वॉल है और इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं से इस तरह से ना फोल्ड होती है। तो ये जो फोल्ड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के ये कहलाते हैं मीजोजोम्स। ठीक है, दीज आर मीजोजोम्स। अब इन मीजोजोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो हमारे अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो रेस्पिरेशन का काम करता है, तो इसमें वही एंजाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं मीजोजोम्स के अंदर। और यही मीजोजोम्स जो है ये सेल डिवीजन के अंदर भी हेल्प करते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो काम है पैकेजिंग वगैरह और एक्सपोर्ट वगैरह ये उसके अंदर भी काम करते हैं। तो दीज आर फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो सेल डिवीजन में, रेस्पिरेशन में और एक्सपोर्ट के अंदर काम करती हैं। Now dash is the yeast that grows in the mucous membrane of mouth or vagina. अब ये जो यीस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि यीस्ट जो है ये एक मेंबर है, यानी एक फंगस है, जबकि यीस्ट जो है ये एक छोटा सा ग्रुप है। इसके अंदर कुछ फंगस आते हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि बाकी सारे फंगस जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये वाला ग्रुप जो है ये वाहिद है जो यूनिसेलुलर है, यानी ये एक सेल वाले फंजाई हैं। नॉर्मली जो है वो किंगडम फंजाई के अंदर सारे मल्टी सेलुलर आते हैं, लेकिन चूंकि इनकी जो कैरेक्टर्स थे, इनके जो फीचर्स थे वो मैच करते थे उनके साथ, तो इन्हें भी, ऑल्दो ये यूनिसेलुलर है लेकिन इन्हें भी किंगडम फंजाई के अंदर रखा जाता है। अच्छा, अब इस ग्रुप के अंदर यीस्ट के अंदर कुछ ऐसे हैं जो काम के हैं, यूज़फुल फंजाई हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं। तो इसके अंदर ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई है ये यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, और ब्रीवरी इंडस्ट्री के अंदर, अल्कोहल बनाने के अंदर, वाइन बनाने के अंदर, ठीक है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है। और दूसरा जो है वो ये है कैंडिडा एल्बिकेंस। ये पैथोजन है। पैथोजन का मतलब ये है कि ये नुकसान पहुंचाता है, बीमारी कॉज करता है। ये माउथ के अंदर यानी ओरल कैविटी के अंदर ग्रो कर जाता है और वजाइना के अंदर ग्रो कर जाता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं कैंडिडियासिस। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस के अंदर ये होता है कि माउथ के अंदर यानी ओरल कैविटी के अंदर एक वाइट सी जो है वो लेयर आ जाती है, और वजाइना के अंदर अगर ये ग्रो करता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वजाइना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और डिस्चार्ज होता है, वाइटिश सा डिस्चार्ज होता है। तो ये जो है कैंडिडा एल्बिकेंस जो है ये ग्रो कर जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कैंडिडाइसिस। बाकी ये जो एस्परजिलस फ्लेवस है और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, तो ये इनमें से एक जो है वो इस्तेमाल होता है उसके अंदर सोया सॉस बनाने में और सोया पेस्ट बनाने के अंदर, जबकि एक जो है एस्परजिलस फ्लेवस आई थिंक जो है ये प्रोड्यूस करता है एक अदद केमिकल जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। ये अगर कोई खाने की चीज़ें स्टोर की जाती हैं, लाइक गंदम वगैरह है जो स्टोर किए जाते हैं, तो ये वहाँ पर ग्रो कर जाता है और उसके अंदर ये रिलीज़ कर देता है ये केमिकल जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। और अगर ऐसा खाना कोई खा ले तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कैंसर होने के, स्पेशली लिवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लिवर कैंसर। ये एफ्लाटॉक्सिन जो है ये कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन एक ऐसा केमिकल होता है जो कैंसर कॉजिंग होता है। ओके, टीनिया जो है ये एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट में बता चुका हूँ जो बॉडी के अंदर जाकर जो है वो नुकसान पहुँचाता है। ये किसका एंडोपैरासाइट है? इंसानों का है, पिग का है और कैटल का है। पूछा है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। सिंपल सी बात है, टीनिया जो है ये बेसिकली टेप वर्म को कहते हैं। टेप वर्म को अगर आप देखें तो ये रिबन की तरह का होता है। रिबन की तरह का मतलब ये चपटा होता है,
और चपटे के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स वो हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लैट वर्म्स, और इसके अंदर टीनिया आता है। टीनिया की दो टाइप है, सैजिनेटा है और टीनिया सोलियम है। इसके अलावा इसके अंदर प्लेनेरिया आता है, इसके अलावा इसके अंदर लिवर फ्लूक आता है। तो ये मेंबर्स हैं प्लेटीहेल्मिन्स के। एनेलिडा के अंदर कौन आता है? एनेलिडा को हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। सेगमेंटेड वर्म्स के अंदर आपका लीच आ जाती है, अर्थवर्म आ जाता है। इसके अलावा एस्किलमिन्स जो हैं ये बेसिकली कहलाते हैं राउंड वर्म्स, या इन्हें हम नीमाटोड्स कहते हैं। राउंड वर्म्स के अंदर आ जाता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, वो केरेरिया आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा फ्लैरियल वर्म आ जाता है और एनकाइलोस्टोमा आ जाता है। इसके अलावा है निडेरिया, फाइलम निडेरिया, जिसका दूसरा नाम है फाइलम सेलेंट्रेटा। इसके अंदर हाइड्रा है, इसके अंदर जेलीफिश आ जाती है। अच्छा भाई, बॉडी ऑफ डैश कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड प्रोग्लॉटिस विच कंटेन्स मेनली सेक्स ऑर्गन्स। तो अगर आप यहीं पर रुक गए थे सेगमेंट्स के ऊपर, ठीक है, तो आपके माइंड में आएगा यार ये सेगमेंटेड वर्म्स की बात हो रही है, यानी ये किसकी बात हो रही है? ये एनेलिडा की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर एनेलिडा की बात नहीं हो रही, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के अंदर कोई भी एनेलिडा का मेंबर नज़र नहीं आएगा। मैंने बताया एनेलिडा के अंदर अर्थवर्म आता है, लीच आती है। ये बात कर रहे हैं किसी वर्म की कि जिसके अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं। ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर कुछ सेगमेंट है जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इन सेगमेंट को कहा जाता है प्रोग्लॉटिस। तो ये बेसिकली जो फीचर है वो है टेप वर्म का। टेप वर्म की बॉडी के अंदर कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें प्रोग्लॉटिस कहा जाता है, जहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और यहाँ पर बेसिकली एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिससे उनका नंबर इंक्रीज होता है। तो ये टेप वर्म अगेन बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन से। तो हर प्लेटीहेल्मिन के अंदर नहीं, क्योंकि अगर हर प्लेटीहेल्मिन के अंदर होता तो ये भी प्लेटीहेल्मिन है, फैसियोला जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं, और प्लेनेरिया भी प्लेटीहेल्मिन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं टेप वर्म के अंदर। बाकी ये जो एस्कैरिस है ये बिलोंग करता है राउंड वर्म से, जिन्हें आप नीमाटोड्स कहते हैं। नाउ डैश इज अ कॉमन पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड पिग विच बिलोंग्स टू द फाइलम नीमाटोडा। देखें ये नाम आ गया। तो एस्कैरिस जो है ये बिलोंग करता है नीमाटोडा से, और ये बहुत कॉमन पैरासाइट है, इंटेस्टाइन का इंसानों के अंदर भी पाया जाता है, पिग के अंदर भी पाया जाता है, और ये फाइलम नीमाटोडा से बिलोंग करता है, जिन्हें एस्केलमिन्स भी कहते हैं। इसके बरक्स ये जो है फैसियोला हेपेटिका, ये लिवर फ्लूक है, ये जो है वो प्लेटीहेल्मिन से बिलोंग करता है, जिन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं। सिमिलरली टीनिया सोलियम जो है ये आपका टेप वर्म है, ये भी बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन से। और ये जो शीस्टोसोमा है इसको ब्लड फ्लूक कहते हैं, ठीक है, जिस तरह इसको लिवर फ्लूक कहते हैं, इसको ब्लड फ्लूक कहते हैं, ये भी बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन से। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स ही प्लेटीहेल्मिन्स की आपसे फाइलम नीमाटोडा का पूछा गया था, तो वो है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। Now in radial symmetry all body parts are arranged around the central axis, ठीक है। रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करती है कौन सा मोड ऑफ लाइफ। तो पहली बात तो समझे रेडियल सिमेट्री होती क्या है। तो आपके पास एक खीरा है, ठीक है, ये एक खीरा है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। अब आप एक ब्लेड ले लें, ठीक है, और सीधा चलते चले जाएं नीचे, ठीक है। जब आप इसे काटेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अभी आपने इस डायरेक्शन के अंदर काटा है, अब आप इस डायरेक्शन के अंदर काटें, यानी मेरी तरफ जो है वो ब्लेड का मुंह घुमा दें, ठीक है, और इसे इस डायरेक्शन के अंदर काटें, तब भी आप जो है वो इसको देखेंगे कि ये इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है। तो ऐसे तमाम एनिमल्स के जिनको मल्टीपल एक्सिस से काटने पर वो हर बार इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, और इसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रा है, अब ये जो हाइड्रा है हमारे पास, ठीक है, ये जो हाइड्रा है, ठीक है, ये सिलेंडर शेप है, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। मैं अगर इसे यूं काटूं तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, मैं अगर इसे यूं काटूं तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, मैं इसे अगर यूं काटूं तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। तो मल्टीपल एक्सिस से काटने के ऊपर शर्त यह है कि जो ब्लेड है वो गुजरना चाहिए इसके सेंट्रल पॉइंट से, तो हमेशा ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल हाफ में। तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ज़्यादातर जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं वो होते हैं ससाइल। ससाइल का मतलब वो एक जगह रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो मूव नहीं करते, मोटाइल नहीं होते। तो रेडियली सिमेट्रिकल जो है वो ज़्यादातर ससाइल होते हैं, यानी एक जगह रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। ना सूडोसीलोमेट जो है उनके पास एक कैविटी होती है जो ट्रू सीलोम नहीं होती। सूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स, तो इनके पास फॉल्स सीलोम है, ट्रू सीलोम नहीं है। तो पहली बात तो आप समझें कि ट्रू सीलोम होता क्या है।
देखें जब बेबी बन रहा होता है, एनिमल जो है वो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियोलॉजिकली, तो 3 लेयर्स बनती हैं। ये जब आप डेवलपमेंट ऑफ चिक का टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने वीडियो बनाई है, अगर चाहें तो देख लें। तो जब डेवलपमेंट हो रही होती है एनिमल की, तो उसकी बॉडी के अंदर 3 लेयर्स बनती हैं पहले, फिर उससे जाके बाकी ऑर्गन्स बनते हैं। तो एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। मैं सर्कुलर बनाता हूँ, ठीक है। ये आउटर लेयर है, दिस इज़ नोन एज एक्टोडर्म, ठीक है। ये पूरी लेयर जो है दिस इज़ नोन एज एक्टोडर्म। सपोज कर लें ये एक एनिमल है, ठीक है, जो बन रहा है और इसकी बॉडी को हमने इस तरह से काटा है, और ये पीस जो है ये हम आपको जिस तरह खीरा होता है, तो ये खीरा है, खीरे का एक पीस हमने स्लाइस काटा है और अब हम इसे देख रहे हैं, तो ये हमें सर्कुलर नज़र आ रहा है। तो ये एक्टोडर्म है, ठीक है। एक्टोडर्म के बाद आती है एक लेयर अंदर होती है बिल्कुल, ये लेयर, ठीक है, दिस इज़ नोन एज एंडोडर्म। और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो लेयर होती है वो होती है मीजोडर्म, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो मीजोडर्म है ना, ये 2 लेयर्स में टूट जाती है। पहले क्या होता है, ये पूरी जो है ये मीजोडर्म होती है। उसके बाद क्या होता है, ये मीजोडर्म टूट जाती है 2 लेयर्स में। हाँ, तो एक लेयर बन गई इसके साथ, ठीक है, दिस इज 1 लेयर जो कि एंडोडर्म के साथ चिपक गई, और एक लेयर बन गई जो इस एक्टोडर्म के साथ चिपक गई, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान, ये जो एंडोडर्म के साथ वाली लेयर है और ये जो एक्टोडर्म के साथ वाली लेयर है, आपको एक अदद स्पेस नज़र आ रही है जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये येलो मार्कर जो है ना, ये नज़र नहीं आता। हाँ, तो ये वाली स्पेस जो आपको नज़र आ रही है जिसको मैंने येलो से कलर किया है, ये वो स्पेस है जिसे कहा जाता है सीलोम, और ये ट्रू सीलोम है। क्यों इसे ट्रू सीलोम कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है वो मौजूद है कौन सी लेयर, इसके दोनों तरफ मीजोडर्म मौजूद है। इस तरह भी मीजोडर्म मौजूद है, ठीक है, ये मीजोडर्म है, और इस तरह भी मीजोडर्म मौजूद है। तो एक ऐसी कैविटी जिसके दोनों तरफ मीजोडर्म मौजूद हो, या जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बने, ये पहले मैंने बताया था मीजोडर्म एक लेयर होती है, फिर वो 2 लेयर्स में टूट जाती है, तो जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से कैविटी बनती है वो कहलाती है ट्रू सीलोम। तो फॉल्स सीलोम क्या है, ये आउटर लेयर हो गई एक्टोडर्म, ठीक है, उसके बाद ये इनर लेयर हो गई एंडोडर्म, और उसके बाद ये वाली लेयर जो है दिस इज नोन एज मीजोडर्म, ठीक है। ये जो लेयर मैं बना रहा हूँ दिस इज नोन एज मीजोडर्म। अब आप देखें ये कैविटी है, ये जो स्पेस है दिस इज नोन एज सीलोम, लेकिन ये वाला सीलोम ऐसा है जिसके एक तरफ मीजोडर्म है, ठीक है, यहाँ तो मुझे नज़र आ रहा है ये मीजोडर्म है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एंडोडर्म है। ऐसा सीलोम कहलाता है फॉल्स सीलोम, और ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं सूडोसीलोमेट। ये सूडोसीलोम है और एनिमल सूडोसीलोमेट कहलाते हैं। एक ही फाइलम है जो जिनके अंदर ये वाला सीलोम पाया जाता है फॉल्स वाला, और वो है फाइलम नीमाटोडा, जिसकी एग्जाम्पल जो है वो एस्कैरिस है। नीमाटोडा जिन्हें एस्केलमेंट्स भी कहते हैं, इनके अंदर जो सीलोम पाया जाता है ये ट्रू नहीं होता बल्कि ये फॉल्स सीलोम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। तो इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसकी डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से, यानी खाना आपने खाया है, अब ये ओरल कैविटी के अंदर जैसे सलाइवा आया, तो सलाइवा के अंदर एक अदद एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट जो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो इन्होंने पूछा है वो क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो फैटी एसिड्स हैं इनकी डाइजेशन करवाने वाला एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज, ठीक है। और आपको पता है कि लिपिड्स की डाइजेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर बाइल मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बाइल लिपिड्स को इस काबिल बनाता है कि वो डाइजेस्ट हो सकें, ठीक है। तो लिपिड की डाइजेशन ओरल कैविटी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती। इसके बाद है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कहते हैं प्रोटीन्स को, और प्रोटीन्स को सबसे पहला जो एंजाइम तोड़ता है उसका नाम होता है पेप्सिन, और आपको पता है पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसके बाद बच गए ये दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। लेकिन अब अगर स्टूडेंट को सिर्फ इतना पता है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है, मैं आपको एंजाइम भी बता देता हूँ। जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो सलाइवा के अंदर एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। अब अगर स्टूडेंट को सिर्फ इतना पता है कि अमाइलेज जो है वो सलाइवा के अंदर होता है, इसे सिलिवरी अमाइलेज कहते हैं। अमाइलेज एक और जगह भी होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं सलाइवा के अमाइलेज की, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है। एक और वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है टाइलिन, पी जो है वो साइलेंट है।
अच्छा, तो इसका काम क्या है? इसका काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, लेकिन मसले की बात ये है कि ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि इंसान सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है सेलुलेज, जो हमारे अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। ये जो हर्बीवोर्स हैं ये उनके अंदर प्रोड्यूस होता है, कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनकी इंटेस्टाइन के अंदर जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। हमारे अंदर ये एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज। तो बच गया स्टार्च। ये जो स्टार्च है ये बेसिकली ग्लूकोज से बना होता है बहुत सारे। तो स्टार्च को तोड़ा जाता है माल्टोज के अंदर। स्टार्च के अंदर हज़ारों ग्लूकोज होते हैं, माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसके अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये काम करता है एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज, और ये काम स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी के अंदर। फिर माल्टोज को स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ता है माल्टेज, और उससे बना देता है ग्लूकोज। ठीक है, एक चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता होगी कि जिसके अंदर OSE आता है, जैसे कि सेलुलोज के अंदर आ रहा है या माल्टोज के अंदर आ रहा है, तो ये शो करता है कार्बोहाइड्रेट को। और जिसके अंदर ASE आता है, जैसा कि अमाइलेज के अंदर आ रहा है, जैसा कि माल्टेज के अंदर आ रहा है, ये शो करता है एंजाइम को। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू व्हाट? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आपने डायग्राम देखी हो, मैं दिखा भी देता। ओके, तो ये हमारे पास डायग्राम है स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये स्टमक है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, जिसका पहला पार्ट होता है डिडेनम। तो स्टमक के अगर आपने पार्ट्स पढ़े हों तो ये वाला पार्ट ये इसोफेगस है। ठीक है, और ये वाला पार्ट स्टमक का चूँकि हार्ट के करीब होता है, हार्ट यहाँ कहीं होगा, तो ये वाला हार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है कार्डिया। ठीक है, दिस पार्ट इज़ नोन एज कार्डिया। और फिर ये वाला पार्ट आता है, ठीक है, जो थोड़ा सा क्राउन की तरह है, दिस इज़ नोन एज द फंडस। उसके बाद ये बड़ा वाला हिस्सा जो होता है, दिस इज़ नोन एज द बॉडी। और फिर एंड जहाँ पर हो रहा होता है, दिस इज़ नोन एज पाइलोरस। पाइलोरस के ऊपर एंड होने के बाद यहाँ से डिडेनम स्टार्ट हो जाता है। अब इन दोनों जगहों के ऊपर, कार्डिया के ऊपर जहाँ पर इसोफेगस एंटर हो रहा होता है, और पाइलोरस के ऊपर के जहाँ पर डिडेनम स्टार्ट हो रही होती है, यहाँ पर एक मसल लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। ये वाला स्फिंक्टर कहलाएगा कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, ये क्या करेगा? खाने को इधर आने देगा, वापस जाने नहीं देगा। और ये वाला स्फिंक्टर कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करेगा? खाने को थोड़ा थोड़ा करके इधर जाने देगा, एक साथ नहीं जाने देगा। तो इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने पूछा था कि फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है, किसके थ्रू? तो जाहिर है यहाँ पर कौन सा पार्ट है? पाइलोरस, और जो स्फिंक्टर है वो कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू खाना एंटर होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपसे पूछा जाता कि इसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना एंटर होता है वो किसके थ्रू होता है, तो उसका जवाब होता है कार्डियक स्फिंक्टर। बाकी सेमिनल नर्व वेल्स जो होते हैं ये हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ से ब्लड जो है वो मूव करके जाता है वेंट्रिकल से, या तो एओर्टा के अंदर या वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ पर सेमिनल नर्व वेल्स लगे होते हैं। जबकि डायफ्राम जो है ये एक ऐसा मसल है जो मौजूद होता है आपके लंग्स के नीचे। ये डिवाइड करता है आपकी कैविटी को थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी में, और ये रेस्पिरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Now dash are the part of the gastric gland which produce hydrochloric acid। तो हमारे पास जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर अलग अलग नहीं दिए हुए, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। इन सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। ये जो चीफ सेल्स हैं ये बेसिकली जाइमोजन सेल और चीफ सेल जो है ये एक ही सेल्स के जो है ये 2 नाम है। ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, जिसका नाम है पेप्सिनोजन। ठीक है, जिसे फिर ये HCl जो है ये एक्टिवेट करता है इनटू पेप्सिन। तो HCl जो है ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। तो ये दोनों जो है ये नहीं है। HCl प्रोड्यूस करने वाला जो सेल है वो बेसिकली हमारे पास पैराइटल सेल है, और इसी सेल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑक्सेंटिक सेल। तो चाहे पैराइटल सेल ऑप्शन में होता, चाहे ऑक्सेंटिक सेल ऑप्शन में होता, ये वो सेल हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। नाउ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड दे आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइमेटिक सीक्रेशंस ऑफ व्हाट। देखें अगेन वही सवाल जो है वो डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। अगेन गॉबलेट सेल जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका कोई ताल्लुक प्रोटीन डाइजेस्ट करने से नहीं है। पैराइटल सेल्स या जिन्हें ऑक्सेंटिक सेल कहा जाता है ये एक ही चीज़ है, ये HCl प्रोड्यूस करते हैं।
ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये एंजाइमेटिक सिक्रीशन नहीं है। एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? जाइमोजन सेल, जिनका दूसरा नाम था चीफ सेल। ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे जिसका नाम था पेप्सिनोजन, जिसे कन्वर्ट किया जा रहा था पेप्सिन के अंदर। और ये जो पेप्सिन है ये बेसिकली वर्क करता है प्रोटीन के ऊपर, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया था भाई प्रोटीन तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो जाइमोजन सेल प्रोड्यूस करते हैं, विच आर आल्सो नोन एज चीफ सेल। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। 4 लेयर्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इन्होंने पूछा इनर मोस्ट कौन सी होती है? तो ये हमारे पास अगर ट्यूब है, ठीक है, दिस इज द ट्यूब, ये लुमेन है, यहाँ पे खाना होता है। सो ये सबसे अंदर वाली लेयर जो है, ये सबसे अंदर वाली लेयर, दिस इज नोन एज म्यूकोजा, ठीक है। उसके बाद ये वाली लेयर जो है, दिस इज नोन एज सब म्यूकोजा। उसके बाद ये वाली लेयर जो मसल से बनी होती है, दिस इज नोन एज मस्कुलरिस। और लास्ट वाली लेयर जो होती है, दिस इज नोन एज सेरोजा। तो ये इस तरह से 4 लेयर होती हैं। तो सबसे आउटर लेयर जो है ये सेरोजा है। उसके बाद मस्कुलरिस है, ये मसल से बनी होती है। इसमें 2 तरह के मसल होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल जो ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं, और एक सर्कुलर जो ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं। और इसके बाद ये सब म्यूकोजा है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होती हैं। और फिर इसके बाद ये म्यूकोजा है। तो सबसे इनर लेयर जो है हमारे पास वो है म्यूकोजा। नाउ इन ह्यूमन द क्लोज्ड सैक विच सराउंड द हार्ट इज कॉल्ड। तो एंडोकार्डियम जो है, एंडो का मतलब होता है इनर, एंडोकार्डियम हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। जब आप हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो कहलाती है एंडोकार्डियम। मायो का मतलब होता है मसल, मायोकार्डियम वो लेयर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपको पता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो ये हार्ट की जो लेयर है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है ये वो है। इसके ऊपर जो लेयर होती है वो कहलाती है एपिकार्डियम। तो ये 3 लेयर्स जो हैं ये मिलकर हार्ट बनाते हैं। इसके अलावा हार्ट के ऊपर एक अदद एडिशनल कवरिंग होती है, वो कवरिंग कहलाती है पेरिकार्डियम। ये 2 लेयर्स होती हैं पेरिकार्डियम की, और इन दोनों के दरमियान एक अदद फ्लूइड होता है जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होती है। मैं दिखाता हूँ ये अगर आपको नज़र आ रहा हो कि हार्ट के अराउंड ये जो ब्लू कलर की लेयर आपको नज़र आ रही है, ये 2 लेयर्स होती हैं। एक को विसरल कहते हैं जो हार्ट से चिपकी हुई होती है, और एक दूर होती है जो कहलाती है पैराइटल। किसी और के अंदर जो है वो क्लियरली अगर मैं देखूं, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं बना ही देता हूँ। तो ये अगर हार्ट का स्ट्रक्चर है सिंपल सा, ठीक है, ये अगर हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये 2 एट्रिया है, ये 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो इसके ऊपर एक लेयर जो होगी वो बिल्कुल हार्ट से चिपकी हुई होगी, ठीक है, ये लेयर है जो हार्ट से चिपकी हुई है, ठीक है, और एक लेयर होगी जो हार्ट से थोड़ा सा दूर होगी, मतलब दूर का मतलब इतना दूर भी नहीं, लेकिन इस लेयर से थोड़ा सा अलग होगी। ये दूसरी लेयर है, ये बहुत दूर बनाई है मैंने समझाने के लिए। और इन दोनों के दरमियान में एक अदद फ्लूइड होता है, दैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये दोनों लेयर्स जो हैं ये पेरिकार्डियम कहलाती हैं, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं और इनके दरमियान एक फ्लूइड होता है। जिस तरह जो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर प्लूरा होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसकी भी 2 लेयर्स होती हैं और उसके अंदर भी फ्लूइड होता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ये फ्लूइड मौजूद होता है। दोनों फ्लूइड का काम क्या होता है, चूँकि ये हार्ट एक मसल है, एक मशीन की तरह से वर्क कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो उसके नतीजे में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसे रिड्यूस करना, ये इस फ्लूइड का काम होता है। और इस पेरिकार्डियम का क्या काम होता है, चूँकि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स होता है, तो ऐसा ना हो कि रिलैक्स होते होते बहुत रिलैक्स ही हो जाए और दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो। तो ये हार्ट को एक लिमिट में रखती है और एक हद तक रिलैक्स होने देती है ताकि हार्ट दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास हार्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि कॉर्डाई टेंडेनाई जो है ये फाइब्रस कॉर्ड्स होती हैं, रस्सियों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अटैच होते हैं किस चीज़ के साथ। तो अगर आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा हो तो ये हमारे पास हार्ट का सिंपल से स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। ये ऊपर वाले चेम्बर्स एट्रियम कहलाते हैं और ये नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल ये है क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है क्योंकि इसे ज़्यादा दूर तक ब्लड पुश करना होता है। तो देखिए ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वैल्व है, ये वाले वैल्व जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व, AV वैल्व कहलाते हैं ये। इनका काम क्या होता है, ब्लड को यहाँ से यहाँ आने की इजाज़त देना लेकिन वापस जाने की इजाज़त ना देना। तो जब ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है तो ये वैल्व जो है ये बंद हो जाता है। अच्छा, अब चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसा हो सकता है कि ये वैल्व पीछे की तरफ खुल जाए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पुश किया जाए तो पीछे की तरफ खुल जाए। तो इससे बचने के लिए होता यह है कि यहाँ से कुछ रोप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है, जो जाके यहाँ से कुछ रोप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो जाके इन मसल्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं। ये वेंट्रिकल से ना फिंगर लाइक
कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, कुछ मसल्स निकलते हैं जिन पर जाकर ये अटैच हो जाता है। ये मसल्स कहलाते हैं पेपिलरी मसल और ये रोप लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं कॉर्डाई टेंडिनाई। तो इन्होंने सवाल क्या पूछा यहाँ पे कि ये जो कॉर्डाई टेंडिनाई हैं ये फाइब्रस कॉर्ड है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अटैच कहाँ पर होते हैं ये? तो ये अटैच होते हैं वाल्व के ऊपर। कौन सा वाल्व? ये वाल्व कहलाते हैं एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। लेकिन इन दोनों वाल्व्स के अपने अपने नाम हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे वाल्व है ये कहलाता है बाइकस्पिड और ये जो राइट साइड पे वाल्व है ये कहलाता है ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व नहीं है, लेकिन इन्होंने ट्राइकस्पिड वाल्व दिया हुआ है, तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, अगेन बाइकस्पिड वाल्व से सवाल है। बाइकस्पिड वाल्व जो है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ब्लड कहाँ से कहाँ। तो आपको पता है बाइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है लेफ्ट साइड के ऊपर और ये ब्लड को गुजरने की इजाज़त देता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। तो ये फ्लो को अलाउ कर रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो करेक्ट आंसर जो है वो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। अगर ये पूछते ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में तो वो होता राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो उसमें हमारा आंसर हो जाता ए। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, यानी ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से इस पाइप के अंदर, दिस पाइप इज नोन एज एओर्टा। तो ये कौन सा वाल्व अलाउ करता है? ये वाला वाल्व अलाउ करता है। इसका नाम सेमिलुनार वाल्व भी होता है और इसी को हम एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा उस कंडीशन के अंदर होता। और क्या है? राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से ये वाला जो पाइप जा रहा है दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड को लेके जाएगा लंग्स में। और यहाँ पर जो वाल्व है अगेन इसका नाम सेमिलुनार वाल्व होता है, लेकिन इसका अपना नाम होता है पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मौजूद है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो है वो मिक्सचर होता है, उनकी कंबाइंड फॉर्म है। तो ये बोल भी रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होती है किस चीज़ के साथ, तो तब जाके बनता है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पढ़ी हो, देखिए अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज़ों से बनता है, एक को हम कहते हैं हीम और एक को हम कहते हैं ग्लोबिन। अब ये जो ग्लोबिन है ये बेसिकली एक प्रोटीन है और प्रोटीन बनी होती है किससे? अमाइनो एसिड से, ठीक है। हीम जो है ये दो चीज़ों से बनता है, एक इसके अंदर आयरन होता है, एक इसके अंदर आयरन होता है, ठीक है, Fe, और एक इसके अंदर होता है रिंग। ये रिंग कहलाता है प्रोटोपोर्फायरिन, ठीक है, ये रिंग कहलाता है प्रोटोपोर्फायरिन। अब हीमोग्लोबिन जो है ये दोनों गैसेस की ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की भी कार्बन डाइऑक्साइड की भी। मेनली ये जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ऑक्सीजन की करता है। तो ऑक्सीजन इनमें से किस चीज़ के साथ बाइंड होती है? पूरे हीमोग्लोबिन में किस चीज़ के साथ? तो ऑक्सीजन बाइंड होती है इस चीज़ के साथ, आयरन के साथ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आयरन के साथ बाइंड नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड होती है इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम पोर्शन के साथ नहीं होती, आयरन पार्ट के साथ नहीं होती और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइंड होती है वो ग्लोबिन के अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ। क्योंकि अमाइनो एसिड का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो एक तरफ COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ रेडिकल होता है और एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है। तो इसके साथ ये जो अमाइनो ग्रुप है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है और बनता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, इसे कहते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो द करेक्ट आंसर इज ए। ना ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ, बहुत आसान सा सवाल है। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो बेसिकली ये दो स्टेप्स के अंदर होती है। एक स्टेप वो होता है जिसमें सांस अंदर जाती है, जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं या इनहेलेशन कहते हैं, और एक स्टेप वो होता है जिसमें सांस बाहर आती है, जिसे एक्सपायरेशन कहते हैं या एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग दो फेजेस के अंदर होती है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये मैं इंशाल्लाह किसी प्रॉपर वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। बॉमेंस कैप्सूल जो है वो कंटिन्यू करता है एज एक्सटेंसिवली कॉइल्ड पोर्शन, उसे क्या कहते हैं? तो बहुत आसान है भाई। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो तो ये चांद की तरह का स्ट्रक्चर बॉमेंस कैप्सूल होता है और इससे के बाद फौरन से ये एक कॉइल ट्यूब होती है, मुड़ी तोड़ी सी एक ट्यूब होती है। इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो बॉमेंस कैप्सूल के बाद ये पहला पोर्शन जो है, अच्छा कॉइल ट्यूब के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। एक कॉइल ट्यूब यहाँ होती है, उसके बाद आपको पता है ये लूप ऑफ हेनले जाता है, फिर एक और कॉइल ट्यूब आती है,
ठीक है, ये भी कॉइल ट्यूब होती है। इसके लिए भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये वाली चूँकि नेफ्रॉन के स्टार्ट से करीब है तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, और ये वाली चूँकि दूर है तो इसे कहते हैं डिस्टल। तो बॉमन्स कैप्सूल के बाद जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो कहलाती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।